नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं। सेकेंड ईयर वालों के लिए, खास तौर से इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए हम समय समय पर आपको अपडेट देते आए हैं कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 20 जुलाई 2023 को यानी आज जो पेपर हुआ उसमें कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले फ्री में वो टेस्ट अटेंड करो और प्रैक्टिस करके जाओ। ऐप डाउनलोड करो, नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी सही से भरना और आपको फ्री टेस्ट शो हो जाएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक अपडेट दे दूं कि इस वीडियो के माध्यम से या क्लास के माध्यम से हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। जिन बच्चों ने रिस्पांस दिया है अभी तक, उन बच्चों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे उससे पहले हमने 27 क्लासेज थ्योरी की और 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, टोटल 37 क्लासेज दी थी। लगभग 97% पेपर यहीं से कवरअप हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से, तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेज पेपर से पहले अटेंड कर लेना। समय कम है तो स्पीड डबल कर लो, लेकिन इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि पूरा पेपर आपको इनमें से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करके वो प्रैक्टिस कर लो, तो फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है ऐप में। आइए एक नज़र डाल देते हैं आज जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें कौन कौन से क्वेश्चन थे। एक और बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ सिर्फ हम एक रैपिड फायर की तरह बात करेंगे, यानी फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। हमारा टारगेट क्या है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कितनी बार अब तक आ चुका है, क्योंकि ये लगभग सारे क्वेश्चन उन 27 क्लासेज में करवाया हुआ है। विश्वास दिलाता हूँ एक बार क्लास देख लोगे सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। आर्मेचर कोर का एक भाग दिखाया गया है और इस भाग पर यहाँ x नाम लिखा हुआ है। पूछ रहे हैं कि इस x भाग का काम क्या है। दरअसल इसे हम बोलते हैं की स्लॉट के नाम से जानते हैं या की वे बोलते हैं। जब आर्मेचर की ये जो बेलनाकार शाफ्ट होती है इस पर हम कोर लगाते हैं ना, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की, तो वो कोर आर्मेचर घूमेगा तो उसके साथ तो मूव करने लग जाएगी। वो मतलब शाफ्ट यूँ घूम रही है, कोर फ्री घूमे नहीं, वो इसके साथ टाइट होनी चाहिए। जिस साइड में आर्मेचर शाफ्ट घूम रही है उसी साइड में आर्मेचर कोर गति भी करनी चाहिए, यानी वो उस शाफ्ट के साथ प्रॉपर फिट हो जानी चाहिए। और उसे फिट करने के लिए हम ये होल बनाते हैं। इसमें एक की डलती है अलग से, शाफ्ट में भी है ना, लगभग इतना सा खांचा होता है। एक अलग से तैयार की गई की डलती है जो शाफ्ट में और इसमें ऐसे लगती है। जैसे यूँ मान लो, मैं आपको दिखाऊँ, ये शाफ्ट है, इनके बीच में एक यहाँ की और लग जाएगी तो अब ये पैक हो गया आराम से। प्रैक्टिकली हम जब कपलिंग लगाते हैं ना मोटर में, तो इस तरह की लगानी पड़ती है हमें। तो ए उत्तर करना, कुंजी तरीका ठीक करना, टू फिक्स द की वे। अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक आपके जो 6-7 दिन पेपर हुए हैं उनमें से बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आया है। अच्छा एक ये भी आया हुआ है तो करा ही देता हूँ, हालांकि आज वाले पेपर का तो नहीं था ये। आज वाले पेपर में वही क्वेश्चन था, ये था कि डीसी जनरेटर फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो फील्ड कॉइल हम बनाते हैं फ्लक्स बनाने के लिए। अगर आ जाए तो कर देना, ठीक है ना, फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए। फील्ड कॉइल किसकी बनी होती है वो भी आता है। अच्छा देखो भाई, बात और बता दूं आपको, जब बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं तो क्वेश्चंस वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं और हम भी उसी तरह का लेते हैं ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है। एक ही पीडीएफ से अगर क्वेश्चंस लेते रहे तो आपको लगेगा कि हमने अपनी मर्ज़ी से उठा लिए। 27 क्लासेज में जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन देखो यहाँ भी आ रहे हैं, बच्चे भेज रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा समय निकाल कर देख लेना। हाँ, चैनल बिना सब्सक्राइब किए हुए प्लीज़ क्लासेज मत देखो यार, 70% बच्चे देख रहे हैं। सब्सक्राइब करो, 2 लाख के करीब हम पहुंचने वाले हैं। आइए सवाल पर। एक लॉजिक गेट का सिंबल देकर पूछ रहे हैं कौन सा लॉजिक गेट है। मैं आपको बता दूं इसकी पहचान करने का बड़ा शानदार तरीका है। आउटपुट देखो, इंग्लिश में आउटपुट को बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बुलियन व्यंजक। पहचान क्या है मैं आपको चारों गेटों की बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो A इंटू बी की बार है ना, ये नैंड गेट का होता है, डी कर देना। लेकिन मैं आपको इन तीनों की और बता देता हूँ, पेपर वाला तो कोई भी पूछ सकता है ना। और गेट की होती है A प्लस बी, ठीक है। एंड गेट की होती है A इंटू बी। नोर गेट की होती है A प्लस बी की बार और नैंड गेट की होती है A इंटू बी की बार।
चारों की रहेगी, एक और रह गया, 5 गेट होते हैं, नोट गेट बोलते हैं उसे। नोट गेट की होती है एक ही बार। कौन सा गुरुजी? नोट गेट। बताओ समझ में आएगा? कोई चाहना बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले ले। प्यारे बच्चों, अब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दोगे, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और भर्ती परीक्षाओं में तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस, तभी जाकर के तैयारी अच्छी होगी। खैर अभी आपको टेंशन देंगे नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ रहा है। इसमें से कौन सा निष्क्रिय घटक है? निष्क्रिय घटक होते हैं RLC या LCR बोल दो, एक ही बात है। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिया हुआ वो उसे निष्क्रिय घटक में रख देना। इस क्वेश्चन में देखो हमें यहाँ पर कैपेसिटर दिया हुआ है, तो कैपेसिटर हमारा निष्क्रिय घटक में जाएगा। ठीक है, इसमें सक्रिय घटक वाला भी आ सकता है, ध्यान रखना। पेपर में क्या है कि एक तो आएगा ही आएगा। वैसे सक्रिय निष्क्रिय क्या होता है, अगर मैं आपको कारण बताऊं तो बता दूं। निष्क्रिय वो होते हैं जो ओम और किरचॉफ नियमों का पालन करते हैं, और जो ओम और किरचॉफ नियम को फॉलो नहीं करते वो एक्टिव कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे के सारे एक्टिव होते हैं। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, SCR, डायक, ट्रायक, UJT, FET, मॉसफेट, सब के सब एक्टिव होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे रिपीट हुआ है 2-3 पेपरों में। यस, एक ये वाली वाइंडिंग भाई, आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, कौन सी वाइंडिंग है, ये बड़ा रिपीट हुआ है, हर पेपर में रिपीट हुआ है। अब देखो इसकी एक जो वाइंडिंग की है ना, वो तो है कि आगे बढ़ रही है इसलिए प्रोग्रेसिव है, लेकिन प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव ऑप्शन नहीं पूछ रहा। तो मैं आपको बता दूं, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स, ये 4 वाइंडिंग होती है पिच के आधार पर। पिच के आधार का मतलब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। जब एक कॉइल में 2 कम्यूटेटर सेगमेंट का अंतर हो पिच पर तो उसे ड्यूप्लेक्स कहते हैं, एक का होता तो सिंप्लेक्स बोलते हैं। कैसे देखो, इस कॉइल का पहला सिरा 1 पर है और दूसरा 3 पर है, देखो तो ये कहलाएगी ड्यूप्लेक्स। ए उत्तर आ जाएगा। अगर ये यहीं से निकलकर 1 पर लगता तो कहलाता सिंप्लेक्स, और ये यहाँ से निकलकर 4 पर चला जाता तो कहलाता ट्रिप्लेक्स, और यहाँ से निकलकर 5वें पर जाता तो वो कहलाता क्वाड्रप्लेक्स। यानी इन पिचों से ये डिसाइड होता है कि कम्यूटेटर पिच का मान है। ड्यूप्लेक्स का मतलब है कम्यूटेटर पिच का मान 2 है। अब इससे एक चीज़ और डिसाइड हो, अगर वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है तो +2 है, और रिट्रोग्रेसिव है तो -2 है। यानी यहाँ अगर देखें तो वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है इसलिए +2 मान है। अभी आपसे खैर इतना डीपली पूछा नहीं जा रहा, आप तो इसका ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग उत्तर करके आ जाना, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट एक और करूँगा कि इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, आपके साथी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उन तक ये क्लास पहुंच सके। उनको भी पेपर से पहले ये क्वेश्चन दिखाना ज़रूरी है। ठीक, और हाँ, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में टेस्ट है, प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। सवाल देखो, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग करते हैं? प्रकाश तीव्रता के लिए LDR काम में लेंगे। गुरुजी LDR का पूरा नाम क्या है अभी बता देते हैं। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर बोलते हैं इसे, यानी प्रकाश पर निर्भर करने वाले प्रतिरोधक। विशेष प्रकार के 4 प्रतिरोधक होते हैं। ये कल 19 जून वाले में भी आया था, उससे पहले 19 जुलाई वाले में भी, सॉरी, उससे पहले जो पेपर हुए उनमें भी आया था। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहा है। वर्ष 2023 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हालांकि और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, कौन कौन से वो मैं आपको और बता दूं। एक वो डायमंड मेश शेप कुंडली वाला है, वाइंडिंग वाला, मोस्ट रिपीटेड है। हाफ कॉइल वाइंडिंग किस में होती है, मोस्ट रिपीटेड है, हर जगह आया है। ऑसिलेटर सर्किट में टैंक सर्किट LC क्यों लगाते हैं, फेज शिफ्ट करने के लिए 180 डिग्री। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना अपन को वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सिलिकॉन वाला तो नहीं आया होगा, लेकिन चलो बच्चे ने फ़ोटो भेजी है तो बता ही देता हूँ। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को किस कोड से इंगित करता है? मैं आपको बताऊँ, अर्धचालकों की एक कोडिंग होती है, और अर्धचालकों में जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो बताता है कि उसका सेमीकंडक्टर कौन सा है, उसमें कौन सा अर्धचालक काम में लिया गया। बड़ी पहचान है कि अगर A से स्टार्ट हो तो जर्मेनियम है, B से स्टार्ट हो तो सिलिकॉन है, C से हो तो गैलियम आर्सेनाइड, और R से हो तो गैलियम फास्फाइड बोलते हैं। अब वो सिलिकॉन का पूछ रहा है, B से स्टार्ट कहाँ हो रहा है, BY126। बताओ सवाल समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, B उत्तर आएगा। जर्मेनियम का पूछ लेते तो कौन सा करते, जर्मेनियम का इसमें है ही नहीं क्योंकि A से स्टार्ट ही नहीं हुआ। IN का मतलब है एक जंक्शन, एक जंक्शन का मतलब होता है डायोड, यानी ये डायोड है।
उसके बाद में 2N का मतलब होता है दो जंक्शन ट्रांजिस्टर में होते हैं, यानी ये एक विशेष प्रकार का ट्रांजिस्टर है। खैर बी उत्तर अभी आपको सही करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर कल आपके पेपर में आ जाए तो आप कर देना भैया, ठीक है। उसके बाद में देखो एक ये, हाँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है, हर शिफ्ट में पेपर में आया है। कह रहे हैं कि ये जो आर्मेचर की कॉइल है इनके साथ में यहाँ ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये क्यों लगाया है। दरअसल अगर आपने कम्यूटेशन वाला पार्ट पढ़ा हो ना, इसका डी उत्तर आएगा, उसने स्क्रीनशॉट में नहीं दिया क्या, कोई बात नहीं तो मैं बता देता हूँ। कम्यूटेशन होती है कि एक कॉइल जो होती है ना, जब ऐसे ब्रूस सेगमेंट के साथ संपर्क में आता है तो एक बार एक के होता है, बाद में दोनों के संपर्क में आता है तो एक कॉइल शॉर्ट हो जाती है, और जैसे फिर से सक्रिय होता है तो उसमें धारा की दिशा बदलती है। धारा की दिशा बदल जाने से उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो क्या करता है, di/dt धारा के मान में परिवर्तन और परिवर्तन में लगे समय के कारण एक ईएमएफ पैदा करता है, जो लेंज नियम का फॉलो करता है और स्पार्किंग करवाता है। तो वो कहता है कि क्यों ना हम इस समय में वृद्धि कर दें। समय में वृद्धि करेंगे तो गुरुजी ईएमएफ में कमी आएगी, ईएमएफ में कमी आएगी तो स्पार्किंग कम हो जाएगी। तो डी आएगा, और डी में उत्तर दिया हुआ है आपका धारा परिवर्तन की दिशा को सरल बनाना या परिवर्तन को सरल करना या धीमा करना, ठीक है। आसानी से पलटना, धारा की दिशा को आसानी से पलटना, यानी उसमें वो समय लगवा देगा आपको, समय लगाएगा तो ईएमएफ कम हो जाएगा, स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक है। शेडेड पोल मोटर का उपयोग क्या है अगर पूछा है तो हेयर ड्रायर ऑप्शन कर देना। हालांकि इस फ़ोटो को साफ़ बच्चा वो लेना नहीं चाह रहा था, इसको साफ़ लेना चाह रहा है तो ये कर देना। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर काम में लेंगे। हार्ड डिस्क में स्टेपर मोटर होती है। इस मोटर की खास बात या विशेषता क्या है, स्टेप्स में गति करती है, रुक रुक कर गति करती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाला नहीं आया था, हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर आया था। देखो क्या कह रहा है, डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी प्रणाली दिखाई गई है। पहली बात तो देखो नाम टर्मिनलों के क्या लिखे हैं, D1, D2, D3 और D4, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के दो भाग बना दिए। तो इस विधि का नाम है सीरीज पैरेलल विधि। हालांकि ऑप्शन दिया नहीं इन्होंने, ऑप्शन दिया है फील्ड पैरेलल विधि, तो ये कर देंगे। वास्तविक नाम तो है श्रेणी समांतर विधि। डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की 5 विधियाँ हैं, ठीक है। तो ये वाली जो मेथड है आपकी फील्ड टैपिंग विधि है, सीरीज पैरेलल विधि है। फील्ड डाइवर्टर मेथड का उपयोग ट्रेन में करते हैं, ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आ चुका है। विद्युत चालित ट्रेन में किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं, फील्ड डाइवर्टर विधि कर देना। फील्ड टैपिंग विधि हम कहाँ काम में ले रहे हैं, जनरली हमारा जो मिक्सर मोटर है ना, यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर की विशेषता डीसी सीरीज मोटर के समान है। अगला सवाल, हाँ ये बड़ा रिपीट हुआ है भाई, कतरनी मशीनों के लिए किस प्रकार की मोटर काम में लेते हैं। कतरनी को इंग्लिश में सीयरिंग मशीन बोलते हैं, और सीयरिंग एंड पंचिंग में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर काम में लेते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा, वो आएगा भारी भार को अचानक भारित करने के लिए कौन सी मोटर काम में लेते हैं, यानी हैवी लोड पर अचानक लोडिंग अगर डालनी हो तो कौन सी मोटर काम में लेते हैं। तो उसके लिए भी आप क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ही करके आना। डीसी मोटरों में ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए हैं, हर शिफ्ट में, हर दिन, हर एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। बस इतने नहीं, और सॉरी ये रहा। अच्छा एक ये इंसुलेटरों वाला भैया, इंसुलेटर आपके 3 है और तीनों में से कोई ना कोई आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये है सिंगल शेड पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर है एक शेड वाला। इसके अलावा 2 और कौन कौन से आते हैं, एक सेकल इंसुलेटर वाला डायग्राम है वो आ रहा है, बड़ा रिपीट हुआ है ये तो, और इसके अलावा एक और है सस्पेंशन वाला, वो भी आया है, ठीक है ना, सस्पेंशन इंसुलेटर, ये भी बहुत रिपीट हुआ है। इंसुलेटरों के 3 डायग्राम है, तीनों आ रहे हैं, आराम से ध्यान से अच्छे से पढ़कर चले जाना। आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, आराम से करके आ जाना, ठीक है। तीनों आए हुए हैं, सस्पेंशन आ चुका है, सेकल आ चुका है और सिंगल शेड पिन इंसुलेटर आ चुका है। और उसके बाद में कह रहा है कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी की ट्रांसमिशन चालक के पूरे क्रॉस सेक्शन का उपयोग करता है। दरअसल एसी में एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसे त्वचा प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट बोलते हैं, और उसके कारण धारा
चालक की ऊपरी सतह पर चलने का प्रयास करती है, मध्य भाग में बहुत कम धारा चलती है। तो डीसी में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? दरअसल ये त्वचा प्रभाव फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है और हम सब जानते हैं कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। जब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 तो वहाँ पर स्किन इफेक्ट भी कितना हो जाएगा, 0, और त्वचा प्रभाव 0, तो फिर वो 0। निष्क्रिय घटक वाला और वापस आ गया पेज का। हाँ, एक ये देखो सिंबल आया था, ये किसका है? तो देखो आमने सामने 2 डायोड लगे हुए हैं, डायक का है। अगर इसी में एक तीसरा सिरा और निकाल देते गेट नाम का, देन वो ट्राइक बन जाता। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतने ही थे क्वेश्चन आज के जो 20 जुलाई को एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, निवेदन है करवाइए अपने दोस्तों से भी। 2 लाख सब्सक्राइबर करवाना आपके हाथ में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही था।